नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जलवायु का आधा पार्ट कर लिया था और बाकी का बचा हुआ पार्ट हम आज करने वाले हैं। हमने बात कर ली थी कोपेन के जलवायु त्रिवार्था के बारे में हमने बात कर ली थी। कोपेन और थॉर्नबेट के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ऋतु वर्गीकरण के बारे में। जब हम ऋतु वर्गीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान में, यानी कि हम राजस्थान के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है और एक शीत ऋतु होती है। जब भी हम इसकी ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो हमारी जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये कौन से महीने में होती है। तो जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है ये मार्च से जून के महीने में होती है। किससे? मार्च से जून के महीने में हमारी ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु रहती है। फिर हमारी अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो जून से लेकर के, अगर ये सितंबर है, ये गलती से दिसंबर हो गया है ना, ये सितंबर है। इसे ये गलती से दिसंबर हो गया, इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। ये क्या है? सितंबर। ठीक है। जून से लेकर के सितंबर होता है, वो क्या होता है? हमारा मानसून होता है। और जबकि अक्टूबर और नवंबर है वो हमारी शरद ऋतु होती है। क्या होती है? वो हमारी शरद ऋतु होती है। और उसके बाद बात करते हैं, फिर होती है शीत ऋतु, यानी कि ये हमारी सर्दी वाली ऋतु जो अभी चल रही है। ये होती है फरवरी से, दिसंबर से फरवरी तक। किन कौन कौन सी ऋतुएं हो गई? 4 ऋतु हो गई। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से लेकर के जून तक होती है। जबकि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है जून से लेकर के सितंबर तक। फिर आती है शरद ऋतु। जब हम शरद ऋतु की बात करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो हमारा शरद ऋतु का होता है। जबकि शीत ऋतु की जब हम बात करते हैं तो और दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक का माह जो होता है वो किसका होता है? वो होता है हमारा शीत ऋतु का। किसका होता है भाई? वो शीत ऋतु का होता है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की घटनाएं क्या क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो आपने देखी होगी, लू चलती है, यानी कि गर्म हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, और भभूला चलता है, यानी कि वो एक तरीके से मिट्टी का गुबार सा उठता है ना, भभूला, उसको भभूला बोला जाता है ना। आंधियां चलती है, तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, मिट्टी विट्टी अपने साथ उड़ाते हुए चलती है, वो आंधियां होती है। और जब वो गोल चक्र में ऐसे उड़ती है ऊपर की तरफ तो वो भभूला हो जाती है। और जो गर्म हवाएं चलती हैं वो लू चलती है। तो जब हम लू की बात करते हैं तो ये ग्रीष्म ऋतु में गर्म व शुष्क हवाएं होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो लू होती है वो क्या होती है? गर्म व शुष्क हवाएं होती है। जबकि आंधी कैसी होती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है, धूल भरी चलती है, अपने साथ मिट्टी विट्टी हो, और उसमें आर्द्रता होती है। उसमें क्या होती है? आर्द्रता, यानी कि उसमें ना नमी रहती है, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी रहती है ना? उसमें आर्द्रता रहती है। ठीक है। जबकि जो लू होती है वो सूखी होती है, सूखी गर्मी की हवाएं चलती है ना। और उसके अंदर, आंधी के अंदर क्या होती है? आर्द्रता होती है। जब हम भभूला की बात करते हैं तो एक तरीके से समझ लो चक्रवाती हवाएं चलती है। किस तरीके से चलती हैं? इस तरीके से, ऐसे 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 ऊपर उठते हुए चलते हैं, है ना। इस तरीके से ऐसे ऐसे ऊपर उठते हुए गोलाई में वो ऊपर उठते हुए चलती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी चक्रवाती हवाएं चलती हैं उन्हें आप भभूलिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उन्हें आप भभूलिया बोल सकते हैं। उन्हें आप क्या बोल सकते हैं भाई? भभूलिया बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है तो इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाऊं। चलिए यहाँ से देखिए। ठीक है। अब बात करते हैं, लू की बात हो गई। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, आंधी जो कैसी होती है? गर्मी में चलती है, धूल भरी होती है, लेकिन उनमें आर्द्रता होती है, यानी कि उनमें थोड़ी सी पानी की मात्रा रहती है उनमें। मतलब वो इतनी सूखी नहीं होती, शुष्क नहीं होती है। और जो भभूला होता है वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि धूल भरी जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं। मैंने अभी यहाँ पर ऐसे 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 बना करके आपको दिखाया। ये क्या चलता है? गोलाई में जो मिट्टी का ऊपर की तरफ गुब्बार सा उठता है वो होता है आपका भगुना। अब आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई लू का कारण क्या होता है? तो लू का कारण होता है तापमान में बढ़ोतरी हो।
क्या होता है भाई लू का कारण? तापमान में बढ़ोतरी होना। आंधी का कारण क्या होता है? तो आंधी का कारण होता है तापमान का कम होना। आंधी में क्या कारण होता है? आंधी में देखिए जब लू चलती है तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। वो जब आंधी चलती है तो उसमें क्या होती है? आंधी के साथ जो हवा चलती है, आंधी में जो हवा चलती है, आंधी चलती है, उसमें आर्द्रता होती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा होती है। हवा में पानी होता है, पानी की मात्रा रहती है, और वो पानी की मात्रा के साथ जब वो चलती है तो वो थोड़ी ठंडी होती है, यानी कि वो तापमान को कम कर देती है। लू तापमान को बढ़ा देती है, जबकि आंधी तापमान को कम कर देती है। और जब हम इसकी बात करते हैं इसकी भभूल्या की, तो ये क्या है? ये चक्रवातीय हवाएं हैं। क्या है? ये चक्रवातीय हवाएं हैं। ठीक है, जो धूल भरी ऊपर की तरफ, चक्रवात की तरफ, ऊपर की तरफ गोल गोल ऐसे उठती हैं। बात आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लू है वो सर्वाधिक कहाँ चलती है? तो भाई लू सर्वाधिक चलती है बाड़मेर में। लू सर्वाधिक कहाँ चलती है भाई? तो लू सर्वाधिक चलती है बाड़मेर में। जबकि आंधी कहाँ चलती है? तो आंधी सर्वाधिक चलती है भाई श्री गंगानगर में। कितने दिन तक चलती है गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में? 27 दिनों तक लगभग। नहीं, ये लगभग का आंकड़ा दिया जाता है कि लगभग 27 दिनों तक गंगानगर में आंधी चलती है। फिर उसके बाद आती है कि भाई भभूलिया कहाँ उड़ता है? तो भभूलिया के लिए क्या, यहाँ भभूलिया उड़ता है भाई बीकानेर में। भभूलिया कहाँ उड़ता है? बीकानेर में। तो चीजें याद रखनी है। लू कहाँ? तो लू चलती है भाई बाड़मेर में, आंधी गंगानगर में, जबकि भभूलिया बीकानेर में। ठीक है, देखिए हमने बात की लू तापमान को बढ़ा देता है, आंधी तापमान को कम कर देते हैं, क्योंकि लू में गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है ना, शुष्क हवाएं होती हैं। जबकि जो आंधी होती है उसमें आर्द्रता रहती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा रहती है हवा में, तो वो अगर चलेगी तो वो तापमान को क्या करती है? कम कर देती है ना, यानी कि ठंडा मौसम कर देती है थोड़ा सा। अब जब हम भभूला की बात करते हैं तो भभूला में ये पूछा जाता है, भभूला दो तरीके से, एक तो ये बाहर की तरफ हवा है, एक ये अंदर की तरफ। यानी कि एक होता है उसका परिधीय क्षेत्र ये वाला, और एक होता है केंद्र वाला। तो जब हम परिधि क्षेत्र की बात करते हैं तो परिधि क्षेत्र में तापमान है वो कम हो जाता है, और एयर प्रेशर वो बढ़ जाता है ना। वायु दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि टेम्परेचर क्या हो जाता है? परिधि क्षेत्र में कम हो जाता है। ये इसका परिधि क्षेत्र होता है, जबकि ये क्या होता है? केंद्र होता है। तो परिधि क्षेत्र में मैं बोल सकती हूँ कि तापमान कम हो जाता है और एयर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वायु दाब बढ़ जाता है। जबकि केंद्र में क्या होता है? केंद्र में ना तापमान तो बढ़ जाता है और एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए कभी भी देखना भूगोल उठता है तो ऊपर की तरफ कम होता जाता है। ठीक है, तो याद रखना है परिधि क्षेत्र में तापमान कम और एयर प्रेशर ज्यादा, और केंद्र में इसका उल्टा हो जाएगा। तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, एयर प्रेशर क्या हो जाता है? वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ जो चीजें हमें यहां से देखनी है वो ये भी देख लो कि भाई जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधी और भभूला चलता है, उसी प्रकार से जो मानसून ऋतु होती है उसमें क्या आता है? वो वर्षा ऋतु में क्या आता है? मानसून आता है। और शरद ऋतु की बात की जाए तो शरद ऋतु में मानसून निवर्तन, मानसून निर्वतन, है ना। मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का वापिस लौटना। मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का वापिस लौटना, है ना। एक होता है मानसून का आना, एक होता है मानसून का जाना। अब जब मानसून जाता है उसी समय में अक्टूबर हीट भी होती है, और कार्तिक या अक्टूबर के मैंने जब कार्तिक माह है हिंदी महीनों के हिसाब से, वो जनरली अक्टूबर महीने में ही आता है, तो इसलिए इसे कार्तिक हीट भी बोला जाता है या अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, है ना। इसी समय में ये कुछ घटनाएं होती हैं। मानसून का वापिस जाना होता है, कार्तिक हीट या हम अक्टूबर हीट उसे बोल सकते हैं, यानी कि एकदम से तापमान बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होता है? मावठ और शीत लहरें चलती है, यानी कि ठंडी हवाएं चलती है, और उसी के साथ मावठ। यानी कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, विक्षोभ आता है, उसके कारण जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मावठ बोला जाता है। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? मावठ। आप ऐसे याद रख लेना कि शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है वो क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। बाद में बता देंगे कि वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ वगैरह के बारे में बाद में बात कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाले
हम जिले की भी बात करेंगे और हम स्थान की भी बात करेंगे। जब हम सर्वाधिक तापमान वाले जिले की बात कर स्थान की बात करते हैं तो स्थान है भाई फलोदी जोधपुर। कहाँ है सर्वाधिक तापमान वाला जिला है, वो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है फलोदी जोधपुर। जबकि जिला कौन सा है, जिला है चूरू। जिला क्या है भाई, चूरू। और स्थान क्या है, फलोदी जोधपुर। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। ग्रीष्म ऋतु में, ये तो हमने सर्वाधिक तापमान की बात कर ली। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो न्यूनतम तापमान है। न्यूनतम तापमान है वो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों पर होगा, ऊंचाई पर होगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यहाँ पे वही चीज लिखी है कि जैसे जैसे तापमान तापमान किसके, हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो हाइट कम है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होगा, ऊंचाई से नीचे आएंगे तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि ऊंचाई बढ़ी तो तापमान कम हुआ, अगर ऊंचाई कम हुई तो तापमान बढ़ जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसलिए माउंट आबू है वो ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर जब हम जा रहे हैं, हाइट पर जब हम जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो माउंट आबू का तापमान सर्वाधिक है स्थान में, जबकि जिले की बात करते हैं तो सिरोही। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान किस स्थान का रहता है, तो फलोदी जोधपुर का रहता है। जबकि किस जिले का, तो जिला चूरू है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जब हम स्थान की बात करते हैं तो माउंट आबू है, जबकि जिले की बात करते हैं तो सिरोही का न्यूनतम तापमान है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, यानी कि देखिए जब हम वार्षिक की बात करें तो यानी कि वर्ष भर का तापमान का उसका एवरेज लिया जाता है, औसत का पता लगाया जाता है ना। वर्ष भर के तापमान के आधार पर बताया जाता है। और जबकि दैनिक तापांतर की बात करें तो यानी कि दिन और रात के तापमान में अंतर की बात की जाती है। तो जब हम वार्षिक तापांतर की बात करें तो वार्षिक तापांतर कहाँ का सर्वाधिक है, तो वार्षिक तापांतर है चूरू का सर्वाधिक, है ना। चूरू का क्या होता है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। यानी कि वर्ष में जो सर्वाधिक तापमान में जो अंतर आता है वो कहाँ आता है, चूरू में आता है। जबकि दैनिक तापांतर की बात करते हैं तो वो जैसलमेर में आता है, क्योंकि वहां रेत है। रेत जितनी जल्दी ठंडी होती, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो याद रखना है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू का, जबकि दैनिक तापांतर सर्वाधिक किसका है, जैसलमेर का है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु मानसून, है ना। वर्षा ऋतु में क्या कौन सी घटना होती है भाई, मानसून की होती है। मानसून शब्द क्या है, मौसम। मूल शब्द क्या है मानसून का, मौसम है। ये अरबी भाषा से लिया गया है। जो मानसून शब्द है कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। और इसका जनक है अल मसूदी। मानसून शब्द का जनक कौन है भाई, अल मसूदी है। और अर्थ ऋतुओं में इसका मानसून किसे कहते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होना या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना, जो जल से स्थल की ओर चलती है। जल से कहाँ चलती है, स्थल की ओर चलती है। देखिए क्या होता है, जैसे अपना स्थल है ये गर्म हुआ, है ना। गर्म हुआ तो यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी। हवा ऊपर उठेगी तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो यानी कि अब हवा हल्की होते ही ऊपर उठ जाती है, तो अब भारी हवा इस तरफ आएगी। अब भारी हवा कहाँ होती है, जहां पर जल होता है वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और जैसे ही वायु में आर्द्रता आती है, हवा में आर्द्रता आती है, वो भारी हो जाती है। और वो फिर उस तरफ खाली जगह की तरफ आगे बढ़ती है। कोई भी चीज है अगर वो खाली है तो उसे भरने के लिए हवा स्थल से, वो जल से स्थल की ओर चल देगी। क्योंकि वो भारी भी होती है, वो ज्यादा ऊपर तो उठ नहीं पाती है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है ना, खाली स्थान की तरफ बढ़ती है ना। जहां से वो हवा खाली होके जो क्या बोलते गर्म होके हवा ऊपर उठी थी हल्की होके, अब उसको भरने के लिए जो जल वाली हवा है जो कि भारी हो गई, ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाती है, तो वो खाली स्थान की तरफ चल देती है। ये होता है जल से स्थल की ओर चलती है। और तभी वो जल से आती है तो उनमें आर्द्रता होती है, आर्द्रता होती है तो वो वर्षा भी करती है। मानसून का नाम क्या है, देखिए जो राज अपने यहाँ की बात करते हैं, इंडिया में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, क्योंकि वो हमारे दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है ना। कौन सा मानसून है हमारा, हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो ये याद रखना है, हमारा कौन सा मानसून है भाई, दक्षिण पश्चिमी मानसून है।
इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वही हिंद महासागर से होती है और हम हिंद महासागर वाले की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अरब सागर वाला है वो तो कुछ खास वर्षा हमारे यहाँ करता नहीं है क्योंकि वो अरावली के समानांतर होने की वजह से अरावली के साइड साइड से निकल जाता है। हमारे राजस्थान में वो वर्षा करके नहीं जाता। जो हिंद महासागर वाला मानसून है वो हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो हिंद महासागर से आता है वो हमारे यहाँ वर्षा करके जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने वही बनाई है कि भई ये साउथ ईस्ट से यानी कि उत्तर-पूर्व से हवाएँ चलती है। कौन-सी हवाएँ चलती है भई? ये व्यापारिक हवाएँ चलती हैं और ये व्यापारिक हवाएँ यानी कि ये कहाँ से? ये अपना जो क्या बोलते हैं हिंद महासागर है उससे आर्द्रता ग्रहण करती हैं। आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ से दक्षिण-पश्चिम से भारत में प्रवेश करती हैं और इस तरीके से बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं। इस तरीके से बारिश करती हुई आगे बढ़ती है। देखिए हमारे मानसून का है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ता है। किस तरफ से एंटर करता है? दक्षिण पश्चिम की तरफ से। भाई ये दक्षिण पश्चिम हो गया ना, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व। तो ये और ये बीच का एरिया किसका हो गया? दक्षिण पश्चिम का हो गया। तो हमारा किस प्रकार का मानसून है? दक्षिण पश्चिमी मानसून है हमारे इंडिया में भी और राजस्थान में भी। मानसून की जब हम तिथि की बात करते हैं तो आगमन तिथि की कि मानसून आता कब है। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए, ये जो हमारा स्थल भाग है इसकी बात की जाए तो भाई 1 जून को कहाँ आता है? ये मालाबार पे आता है, मालाबार तट पे आ जाता है। 1 जून को कहाँ जाता है? मालाबार तट पे आ जाता है। जबकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 15 जून तक पहुंचता है। राजस्थान में कब तक पहुंचता है ये? 15 जून तक राजस्थान में पहुंचता है और सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? बांसवाड़ा में और फिर कहाँ पहुंचता है भई? डूंगरपुर में पहुंचता है। फिर बात हो जाती है मानसून निवर्तन की, यानी कि मानसून का वापिस लौटना, है ना? मानसून का वापिस लौटना। अगर हम उत्तर भारत इसमें देश की बात करें, उत्तर भारत से ये 1 अक्टूबर से लौटना शुरू कर देता है। उत्तर भारत से क्योंकि पहले ये हमारे मान लो ये हमारा इंडिया है मान लो ऐसे, ये हमारा इंडिया है। तो सबसे पहले ये इंडिया है ना? ये आप इस तरीके से समझ लो। ये मान लो हमारा इंडिया है, तो सबसे पहले यहीं से तो लौट के आएगा, यहीं से तो वापस निकलेगा भई ये। तो ये उत्तर भारत से लौटना शुरू करता है 1 अक्टूबर को, जबकि संपूर्ण भारत से 31 अक्टूबर को लौट जाता है। उत्तर भारत से कब से? 1 अक्टूबर से उत्तर भारत से, जबकि संपूर्ण भारत से कब लौट जाता है? तो ये 31 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत से लौट जाता है। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो 30 सितंबर से राजस्थान से लौट जाता है। 1 अक्टूबर से ये उत्तर भारत से लौटना शुरू कर देता है, जबकि राजस्थान से 30 सितंबर से ये लौटना शुरू कर देता है ना? और 31 अक्टूबर तक ये संपूर्ण भारत से चला जाता है। मानसून की प्रकृति कैसी है? देखिए भाई एक तो मानसून हमारे इंडिया में, राजस्थान में सब जगह ही लेट आता है और जल्दी चला जाता है। लेट आना, देरी से आना मानसून का और जल्दी चला जाना, ये हमारे यहाँ की कहते हैं जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब आगे बात करते हैं मानसून की शाखाएं कौन सी हैं। ये तो आप सबको पता चल गया कि मानसून है वो कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम से आता है। अब देखिए एक है अरब सागरीय शाखा है क्योंकि इंडिया जब बना हुआ है ये ऐसे मान, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ हिंद महासागर है और हिंद महासागर में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। एक है हमारी अरब सागरीय शाखा और दूसरी हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा कौन सी है? पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। 3 शाखा हो गई, पश्चिमी घाट शाखा, नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। क्योंकि ये अरब सागर की तरफ पड़ती है, ये इस तरफ पड़ती है और इस तरफ से ये हिमाचल वाला भाग आ जाता है, ये वाला, है ना? तो ये हमारा पश्चिमी घाट आ गए, छोटा नागपुर का पठार, ये पश्चिमी घाट है हमारा, ये पश्चिमी घाट है, छोटा नागपुर का पठार इधर है, छोटा नागपुर शाखा इधर है, यानी छोटा नागपुर का पठार ये नागपुर, छोटा नागपुर शाखा है और ये अपना हिमाचल वाला भाग है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो ये पूर्वी हिमाचल आ जाता है इधर, ये पूर्वी हिमाचल है और ये उत्तर का विशाल मैदान है। तो ये बंगाल की खाड़ी में पूर्वी हिमाचल और उत्तर का विशाल मैदान, ये गंगा वगैरह का जो अगर मैं बात करूं तो गंगा वगैरह का मैदान जो है ये उत्तरी विशाल मैदान में ही आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अगर बात करें तो। अब आगे बात होती है राजस्थान में
राजस्थान से संबंधित कौन सी है? हिमाचल शाखा और उत्तरी विशाल शाखा। कौन कौन सी है? हिमाचल शाखा और उत्तरी विशाल शाखा राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली जो मानसूनी शाखा है वो कौन सी है? सबसे पहले राजस्थान में ना कौन सी मानसूनी शाखा पहुंचती है? अरब सागरीय हिमाचल मानसूनी शाखा पहुंचती है। यानी कि अरब सागर वाली जो हिमाचल शाखा है वो सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। लेकिन अरब सागर की जो शाखा है वो अरावली के समानांतर निकल जाती है और हमारे राजस्थान में ज्यादा वर्षा नहीं करके जाती है। सबसे पहले कौन सी आती है? अरब सागर की शाखा आती है। कौन सी? हिमाचल शाखा। राजस्थान में सबसे पहले यही प्रवेश करती है, लेकिन ये वर्षा किए बिना ही अरावली के समानांतर निकल जाती है। अरावली के समानांतर ऐसे निकल जाती, वर्षा नहीं कर पाती है ज्यादा। राजस्थान में वह मानसूनी शाखा जिससे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की उत्तरी विशाल मैदान शाखा से होती है। इसको मैं ऊपर बढ़ा के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। किससे होती भाई? ये सर्वाधिक होती है बंगाल की खाड़ी वाली उत्तरी विशाल शाखा से होती है। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी, कौन कौन सी है? एक तो हिमाचल वाली शाखा राजस्थान से संबंधित है, एक उत्तरी विशाल मैदान वाली। जो हिमाचल शाखा है यानी कि अरब सागर वाली, अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागरीय शाखा है हिमाचल वाली शाखा, वो राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले करती है, लेकिन वर्षा सबसे कम करके जाती है क्योंकि वो अरावली के समानांतर निकल जाती है। उसके बाद बात होती है कि भाई सर्वाधिक वर्षा कौन सी करती है? तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उसमें उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। कौन सी? एक तो पूर्वी हिमालय वाली है और दूसरी है उत्तरी विशाल। तो उत्तरी विशाल वाली जो शाखा है वो सर्वाधिक वर्षा करती है राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा करती है राजस्थान में। आगे बात करते हैं मानसून का प्रभाव क्या होता है ना? सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक वर्षा है किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? तो सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ जिले में होती है। जबकि अगर हम स्पेशल स्थान की बात करें तो स्थान है भाई माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। संपूर्ण जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। राजस्थान के चेरापूंजी की संज्ञा किसे दी गई है भाई? क्योंकि चेरापूंजी इंडिया का एक ऐसा स्थान है जहां पर ये पूर्वी, अगर हम पूर्वी राज्यों में बात करें तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उसी प्रकार राजस्थान में झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान के चेरापूंजी की संज्ञा दी गई है। यहाँ औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी कि हम 1 मीटर बोल सकते हैं इसे। जबकि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब बात करते हैं न्यूनतम वर्षा। तो न्यूनतम वर्षा होती है जैसलमेर में। कितनी होती है भाई? 10 सेंटीमीटर। जबकि स्थान कौन सा है? सम। कौन सा स्थान है? सम। वहां पर तो वर्षा होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर वर्षा है। कभी कभार होती है अगर हो जाती है तो, वरना जनरली वहां वर्षा नहीं होती। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में जिले में, जबकि स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक जिला जैसलमेर, वो सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। और अगर स्थान की बात की जाए न्यूनतम वर्षा वाला तो सम। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा वाला जिला तो भाई जैसलमेर, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो सम। राजस्थान में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो ये 57.5 सेंटीमीटर है। कितनी? 57.5 सेंटीमीटर। जबकि भारत में औसत वर्षा की बात की जाए तो भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। राजस्थान में कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 125 सेंटीमीटर है। अगर मानसून के दिशा की बात की जाए, थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ा देती हूँ, वैसे तो दिख रहा होगा फिर भी। अगर मानसून के दिशा की बात की जाए तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मानसून, अगर मानसून की इसकी बात की जाए तो मानसून हमारे कैसा है? मानसून की दिशा है दक्षिणी पश्चिम। कैसी है भाई? दक्षिणी पश्चिम है। दक्षिणी पश्चिम है। अब अगर हम बात करें पश्चिमी साइड के ये वाले, ये राजस्थान का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे ये जो हमारा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसकी तरफ वर्षा क्या होती है? कम होती जाती है। जबकि हम इधर पूर्व की तरफ आते हैं तो इधर वर्षा ज्यादा होती है। जबकि ये जो हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और झालावाड़ में सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो ये चीजें बताई गई है।
आगे बात करते हैं। मानसून के दौरान की घटनाएँ कौन-कौन सी होती है? एक होता है मानसून का प्रस्फोटन होना, यानी कि लगातार बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और वो सर्वाधिक कहाँ कब होती है? तो वो जुलाई महीने में होती है। वर्षा का प्रस्फोटन होना यानी कि ज़्यादा वर्षा होना लगातार होती रहती है। मानसून का प्रतिच्छेदन यानी कि एक बार मानसून आया, बीच में फिर गैप आ जाता है, फिर उसके बाद बारिश आती है। यानी कि मानसून के बीच में जो खाली समय आता है, वो समय होता है अगस्त-सितंबर का। अगस्त-सितंबर में जो खाली समय आता है बीच में, उसको प्रतिच्छेदन बोला जाता है। एकदम से मानसून का लगातार वर्षा करते जाना वो मानसून का प्रस्फोटन हो गया, जो जुलाई माह में होता है। जबकि मानसून के एक बार वर्षा हुई, फिर बीच में कुछ समय का गैप आ गया, कुछ दिनों का गैप आ गया, फिर दोबारा से अच्छी वर्षा हुई। तो वो जो गैप आया है, उसी को ही बोला जाता है मानसून का प्रतिच्छेदन, जो कि अगस्त और सितंबर महीने में होता है। अब बात करते हैं मानसून का निवर्तन, यानी कि मानसून का वापिस लौटना, है ना? मानसून का निर्वर्तन होना, यानी कि मानसून का वापिस लौटना। और वो कब होता है? वो अक्टूबर-नवंबर महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? अक्टूबर-नवंबर महीने में राजस्थान से ये वापिस लौट जाता है मानसून। इसी समय में कार्तिक हीट होती है। कौन से महीने में होती है ये? अक्टूबर महीने में होती है। जैसे मानसून वापिस लौटता है तो उस समय यहाँ पे गर्मी का मतलब थोड़ी-सी गर्मी बढ़ जाती है ना? एकदम से गर्मी बढ़ती है कार्तिक हीट में। अब बात करते हैं वैश्विक घटनाओं का मानसून पर प्रभाव कि भाई वैश्विक घटनाओं का मानसून पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। एक आपने अल नीनो सुना होगा, एक ला नीनो सुना होगा। एक अल नीनो और एक ला नीनो। जब भी हम अल नीनो की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इशू का शिशु कहा जाता है या महासागर का बुखार कहा जाता है। इशू का शिशु यानी कि इशू का बच्चा कहा जाता है इसे या महासागर का बुखार कहा जाता है। जबकि ला नीनो को क्या कहा जाता है? अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। ला नीनो को अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। जबकि इशू का शिशु या महासागर का बुखार है, वो किसे कहा जाता है? अल नीनो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाई होता क्या है, अल नीनो है ये गर्म जलधारा। क्या है ये? गर्म जलधारा है। और ये कहाँ चलती है? तो ये दक्षिणी अक्षांश में चलती है। कहाँ चलती है भई ये दक्षिणी अक्षांश में चलती है। कहाँ से कहाँ तक? 3 डिग्री 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। कहाँ चलती है? जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, जो नीचे की तरफ है, उसके पूर्वी तट पर चलती है। उसके पूर्वी तट पर चलती है और समय क्या होता है? दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है। कब चलती है ये? गर्म जल धारा है 3 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट की तरफ चलती है। इसका समय कौन सा है? तो इसका दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है। प्रभाव क्या होता है? अगर जल धारा आई तो उसका मतलब है कि मानसून है वो देरी से आएगा और कम प्रभावशाली रहेगा। यानी कि एक तो मानसून है वो लेट आएगा और साथ-साथ बारिश भी कम करके जाएगा। इसीलिए इसे महासागर का बुखार भी कहा जाता है, इसलिए इसे इशू का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है? ये मानसून को प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। अगर गर्म जलधारा आई दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तो उसका मतलब है कि भई अब की बार मानसून देरी से भी आएगा और मानसून कम वर्षा भी करके जाएगा। अब ला नीनो क्या है? तो ला नीनो है ठंडी जलधारा। ये भी कहाँ आती है? ये भी दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर ही आती है। लानी अल नीनो की जगह। ये भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आती है। अगर ला नीनो आई, अल नीनो आई, यानी कि गर्म जलधारा आई तो मानसून देरी से आएगा और जल्दी जाएगा। इसीलिए ये मानसून को प्रभावित करती है क्योंकि देरी से भी देर भी कर देती है उसके आने में और वो बारिश भी कम करके जाता है। इसलिए इसे महासागर का बुखार या इशू का शिशु भी कहा जाता है या इशू का बच्चा भी कहा जाता है। जबकि ला नीनो है वो गर्म जलधारा है, ठीक है? वो भी दक्षिण प्रशांत महासागर में ही आती है, उसके पूर्वी तट पर ही आती है, लेकिन वो ठंडी जलधारा है। अगर वो उसके दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यदि वहाँ ठंडी जलधारा आई तो उसका मतलब है कि मानसून जल्दी भी आएगा और इसका क्या होगा? ये यहाँ पे मानसून का जल्दी आना, ये थोड़ा-सा ऐसे लिखा गया। मानसून का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जल्दी आना मानसून जल्दी जल्दी आएगा ठीक है और प्रभावी रहेगा प्रभावी
राइट। ठीक है? अगर ठंडी जलधारा आई तो मानसून जल्दी आएगा और प्रभावी भी रहेगा, यानी कि वर्षा भी अच्छी करके जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। उससे बात करते हैं शरद ऋतु की। शरद ऋतु में क्या होता है? मानसून का निवर्तन होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर नवंबर में क्या आती है? शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु में मानसून का निवर्तन होता है, यानी कि मानसून वापिस लौट के जाता है। और इसी महीने में कार्तिक हीट होती है। कार्तिक हीट का मतलब होता है कि देखिए, बारिश के कारण ठंडा मौसम रहता है, फिर जैसे ही मानसून का निवर्तन होता है, मानसून वापस लौट के जाने लगता है, तो अचानक से ना तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि तापमान अचानक से बढ़ जाता है ना? तापमान में जैसे बढ़ोतरी होती है, उसी को ही कार्तिक हीट कहा जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये कब कब होता है? अक्टूबर माह में होता है, या हिंदी महीनों के हिसाब से कार्तिक माह में होता है, इसलिए इसे अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट कहा जाता है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, वो मावट होती है, और वो कहाँ की तरफ से आती है? तो ये अगर हमारे इंडिया है, ये अगर हमारा इंडिया है, तो भाई इस तरफ से जो भूमध्य सागर है, उससे कौन सी पवनें उठ करके आती है? जेट स्ट्रीम, या उन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ बोल सकते हैं, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ से आती है। और वो पश्चिम की तरफ से आती है, और वो शीत ऋतु में क्या करके जाती है? वर्षा करके जाती है इधर। शीत ऋतु में क्या करके जाती है? वर्षा करके जाती है। कौन से? दिसंबर से मार्च के महीने के बीच में। उसी को ही मावट कहा जाता है। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, उसे मावट कहा जाता है। किसके कारण होती है भैया? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कहाँ से आती है? तो ये भूमध्य सागर से उठ करके आती है। यूरोप के बीच में, यूरोप और उसके बीच में दक्षिण, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है ना भूमध्य सागर। हाँ, वहीं से ये उठ करके आती है और ये वर्षा करके जाती है। ठीक है? कब से कब, कौन से माह के बीच में? तो ये दिसंबर से मार्च माह के बीच में वर्षा करके जाती है। प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है, यानी कि श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ अच्छी खासी वर्षा हो जाती है ना? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर और जैसलमेर में यहाँ वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त हो जाती है। और इसका जो फायदा है, वो रबी की फसल को होता है। और रबी की फसल में सर्वाधिक किस फसल को होता है? गेहूं की फसल को होता है। इसलिए मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इससे फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, खासकर गेहूं को। अब बात करते हैं, मैंने एक नोट भी डाला है, शीतकालीन मानसून को क्या कहा जाता है? ये शीतकालीन जो मानसून है, भूमध्य सागर, ये शीतोष्ण कटिबंध मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे भूमध्य सागरीय मानसून, या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून भी, या उत्तर पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप की तरफ से उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। किस तरफ से प्रवेश करता है भैया? ये उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। किस तरफ से प्रवेश करता है? तो ये उत्तर पश्चिम से इस तरफ से ऐसे प्रवेश करता है ना? उत्तर पश्चिम की तरफ से ये प्रवेश करता है। चूंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ में जो हवाएं होती है, आर्द्र हवाएं होती है, भूमध्य सागर से आती है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय मानसून भी कहा जाता है। ठीक है? शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून भी कहते हैं इसे। शीतलहर क्या है? जो हिमाचल प्रदेश की ओर से जो ठंडी हवाएं चल करके आती है सर्दियों के मौसम में, आप देखते हो ना, एकदम से सर्दियां बढ़ जाती है, तो वो हिमाचल की तरफ से शीतलहरें चल करके आती है, जिसके कारण सर्दी बढ़ जाती है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, यानी कि उत्तर पूर्व से, और ये किस तरफ जा रही है? ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। किस माह में चलती है सर्वाधिक? तो ये सर्वाधिक जनवरी माह में चलती है। ठीक है? सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? तो चूरू सर्वाधिक प्रभावित होता है, फिर सीकर, और फिर बीकानेर। सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन सा होता है? चूरू, सीकर और बीकानेर। सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन सा होता है भाई? तो सर्वाधिक प्रभावित होता है चूरू, सीकर और बीकानेर। ये सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान वर्षा के प्रकार की बात करते हैं, है ना? वर्षा के प्रकार, एक होते ग्रीष्मकालीन वर्षा और एक होती शीतकालीन वर्षा। अगर राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा की बात की जाए, तो राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा 90% जो हमें वर्षा मिलती है, वो 90% वर्षा हमें शीत ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से मिलती है। किससे मिलती है? 90% वर्षा हमें ग्रीष्म ऋतु से मिलती है, जबकि 10% है वो हमें शीत ऋतु से मिलती है ना? जिसे हम मावट बोलते हैं।
बात करते हैं अगर हम राजस्थान को इसके वर्षा के आधार पर बांटे तो एक 25 सेंटीमीटर वाली या यहाँ पे कई बारी से 20 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बारी से 25 की जगह 20 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, फिर 40 सेंटीमीटर और फिर 50 सेंटीमीटर। जब आप 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करते हैं, तो ये क्या करती है, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ये मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? ये रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है? ये मरुस्थल जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये मरुस्थल को दो समान भागों में बांटती है ना? है ना? वो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में इसे बांट देती है। आगे बात करते हैं 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये राजस्थान को आधो-अध मतलब बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में राजस्थान को बांटती है। ठीक है? और ये पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, उसकी क्या है ये? ये उसकी पूर्वी सीमा है। क्योंकि पश्चिमी सीमा तो जैसलमेर की तरफ हो गई और पूर्वी सीमा कहाँ हो गई? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाती है। आगे बात करते हैं। चलिए, अब बात होती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जब हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है भई? ये अरावली पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरावली पर स्थित है, जो कि पूर्वी मैदान में पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। किस-किस को? इसको पूर्वी मैदान को, जहाँ पे ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर वगैरह है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदान से अलग करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है? समवायुदाब रेखा क्या होते हैं? मानचित्रों में वे रेखाएं जो समान वायुदाब स्थानों को मिलाती हैं, वही समवायुदाब रेखाएं कहलाती हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड यानी कि कॉन्सेप्ट भी जो इसमें पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इनके जो हम क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लाइव सेशन में भी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।